नमस्कार, आवाज समाचार के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। बात हो रही है कर्नाटक चुनाव की, जहां पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है तो बाकी पार्टियां अपनी हार का एनालिसिस कर रही हैं। डिटेल में होगी बातचीत, लेकिन सबसे पहले ये हेडलाइंस। कर्नाटक में कांग्रेस का जोरदार कमबैक, रिजल्ट और रुझानों में पार्टी 136 से ज्यादा सीटों पर आगे, सरकार बनाना तय। राहुल बोले ये कर्नाटक की जनता की जीत। कर्नाटक में बीजेपी को जोर का झटका, 70 से कम सीटों पर सिमटी पार्टी। मुंबई का बयान, हार की करेंगे समीक्षा। कर्नाटक में किंग मेकर जेडीएस का पत्ता साफ, 20 सीटों पर सिमट गई पार्टी। 2004 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन। लेकिन बड़ा सवाल, कर्नाटक में अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री? सिद्धरामैया का दावा सबसे मजबूत, डीके शिव कुमार बन सकते हैं उप मुख्यमंत्री। लेकिन इधर यूपी में नगर निकाय चुनाव में भगवा परचम लहराया। सभी 17 मेयर सीटों में से बीजेपी ने 4 जीती, 13 पर आगे। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी पार्टी का झंडा बुलंद। तो ये तस्वीरें थी कर्नाटक की, जहां पर विधानसभा चुनाव में नतीजों में बड़ा उलटफेर निकल कर आया है। आपके सामने है ये तस्वीर। अभी तक रुझानों में कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में जाता दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत होती दिखी है, जबकि बीजेपी करारी हार की तरफ बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस के लिए लगातार दूसरी जीत है। रुझानों में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस मुख्यालय ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज रहा है, जो तस्वीरें अभी आपने देखी। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं CNBC आवाज के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज बाजपेयी। साथ ही होंगे हमारे 2 सहयोगी, दिल्ली से दीपाली नंदा जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे हैं, और आलोक प्रियदर्शी जो कि कांग्रेस हेडक्वार्टर से रिपोर्ट करेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, नंबर्स आई थिंक अब फिक्स हो चले हैं, ज्यादा कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 136 सीटें कांग्रेस के खाते में दिख रही हैं। करीब करीब एक आध सीट, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं। तो 136-37 सीट बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में है, बीजेपी 63 है। 41 सीट का नुकसान होता यहाँ दिख रहा है इनको, और जेडीएस बहुत बुरी तरीके से पीछे है। तो जो 113 मैजिक फिगर है उससे बहुत ऊपर है। तो बहुत ही, जिसको कहते हैं, शानदार जीत है कांग्रेस की, और एक बहुत कंफर्टेबल मजबूत सरकार वहां पे बनी। किसी तरह कोई खतरा नहीं, जो अक्सर होता है ना कि 114-15 में सरकार बनाओ तो खतरा रहता है, वो कैसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 56 सीटों की लीड इन्होंने ली है। और इन दोनों को देखिए, बीजेपी 40 का नुकसान दिखा रहा है और जेडीएस को 17 सीटों को, और वो सारी सीटें बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही हैं कांग्रेस के पाले में। इसलिए 136 सीट कांग्रेस, 1-2 सीटें अभी आगे पीछे हो सकती है। जेडीएस इसमें जो है ना, जोकर इन द पैक था, जो बुरी तरीके से सिमटा है। अब मैं इसको अंग्रेजी में कहूँ, डेसिमेट हो गया तो गलत नहीं होगा, और वो सिमट के रह गए हैं, और उस इलाके में हारे हैं जहां उनका गढ़ था। ओल्ड मैसूरू में बुरी हार है जेडीएस की। तो ये तस्वीर ये दिखाती है कि बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस एक मजबूत सरकार वहां बनाएगी, और बीजेपी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। करारा शब्द एकदम फिट बैठता है इनके लिए, क्योंकि 104 से घट के अब ये 62-64 के आसपास सिमट गए। तो ये जो परिणाम है, ये आकांक्षाओं और उम्मीद दोनों के उलट है क्या? कि बीजेपी ने नहीं सोचा था कि 64 चले जाएंगे, और कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की होगी कि 136 ले आएंगे? नहीं, कांग्रेस ने उम्मीद की थी। वो बार बार कह रहे थे कि 120 से ऊपर जाएंगी। अड्डा में भी कई बार लोग आए, उन्होंने कहा 120-140। तो उनकी आकांक्षा उम्मीदें तो थी। बीजेपी की आकांक्षा उम्मीदें पब्लिकली तो नहीं कह रहे थे, वो मन में तो उनको रहा होगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत जबरदस्त नाराजगी का चुनाव था, एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके
उसके कारण हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी और उसका ही परिणाम है कि एकदम एन ब्लॉक 5% वोट शिफ्ट हुआ, जेडीएस का 5% कांग्रेस में गया और परिणाम आपके सामने, क्योंकि 1-2% वोट बदलने से मैसिव विक्ट्री होती। जैसे पिछली बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज ज्यादा था बीजेपी से जी, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा थी। तो लेकिन जब 2-3% का डिफरेंस होता तो परिणाम होता, और यहाँ तो 5% का अंतर है, तो इसलिए बहुत जबरदस्त सीटों का अंतर देखने को मिला। तो ये बिल्कुल तय था कि कांग्रेस ऐसी ही जीत की उम्मीद कर रही थी, बीजेपी नहीं उम्मीद कर रही थी, तो उनको बहुत निराशा हुई होगी और जनता की जबरदस्त नाराजगी सरकार से दिख रही थी और वो सीधे सीधे कांग्रेस के पक्ष में गई और परिवर्तित होती हुई दिखी। चलिए, सतीश जी भी हमारे साथ हैं। सतीश जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन, ये जो कर्नाटक के नतीजे आए, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत और बीजेपी 65 के आसपास सीटों पर, इनफैक्ट उससे भी कम, सिमटती हुई। देखिए, मेरे उम्मीदों के हिसाब से ये नतीजे आए हैं। जो भी मैंने अनुमान मीडिया में लगाया था, अपने नहीं, घर में नहीं, मीडिया में, लगभग एक तरफा चुनाव रहा है ये। अब भारतीय जनता पार्टी का अगर लगभग 5% वोट घट जाए और कांग्रेस वालों का 3-4% बढ़ जाए, तो ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए थोड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। कहा भी जा रहा है कि तो दक्षिण का दरवाजा बीजेपी का बंद हो गया। देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ले लिया था, इससे साफ था कि उनको ये एहसास था कि कर्नाटक में भाजपा की स्थिति बेहद खराब है। और आज जो थोड़ी अच्छी भी दिख रही है, सम्मानजनक मैं कहूंगा, थोड़ा तो है ही, जितना पहले था उससे, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो मुद्दे थे, जो पहली बार मैं कहता हूं कि कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आई, पहली बार बहुत लंबे सालों में। दूसरा कि कांग्रेस ने मुद्दे खड़े किए, नैरेटिव खड़े किए 40% सरकारा का, और कोई एक ऐसा चीज नहीं था जो भाजपा के पक्ष में हो, एक्सेप्ट मोदी। और देखिए, भाजपा का कोई प्रादेशिक नेता नहीं था, अनडिस्प्यूटेड जो कहते हैं नेता, वो था ही नहीं। आप बताइए मुझे, ये तो कांग्रेस के थे जो आपस में लड़ते थे, कहा जाता था कि कांग्रेस विभाजित हाउस है, लेकिन वो लड़ाई भी नहीं दिखी। तो मुद्दे भी इनके पक्ष में, माँ, बेटा, बेटी, सबका चुनाव प्रचार, मल्लिकार्जुन खड़गे, धरतीपुत्र, दलित, उसके ऊपर से सिद्धारा मैया, डीके शिवा कुमार, और जो ट्रायंगुलर अगर होता तो शायद थोड़ा अलग रास्ता, लेकिन ये बाई एंड लार्ज मेरे हिसाब से बाइपोलर चुनाव था। उसमें भारतीय जनता पार्टी की मैं कहूंगा कि हार बड़ी हुई है। और एक और जो मेरा कहना है कि सिर्फ मोदी ने तो आके थोड़ा बचा भी दिया, लेकिन ये भी है कि जो एग्रेसिव हिंदुत्व है, एग्रेसिव जो आक्रामक हिंदुत्व है, उसका भी मैंने कहा था कि एक जनमत संग्रह कम से कम साउथ इंडिया में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर ये डेवलपमेंट की बातों को चलाते और साथ में इसको जोड़ते ही, तो ज्यादा उनके लिए कारगर रहता है। और कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से सीखकर और आप पार्टी से सीखकर गारंटी देना शुरू किया, 5 गारंटी। और जो बात थी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी कांग्रेस का बहुत कारगर रहा मैं कहूंगा, तो कांग्रेस लगता है चुनाव लड़ना सीख गई है। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नतीजे से या तो कोर्स करेक्शन करेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर ये निश्चित होगा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों के हौसले बुलंद होंगे। खासतौर से जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे जो रिजल्ट आया है और हैदराबाद रीजन में भी जो रिजल्ट आया है, इस बात की ओर इंगित करती है। और अभी जो विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, उसको शायद कुछ हवा भी मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि अब 24 के ख्याल से अगर हम देखें तो एक फाइट होगा। इसका मतलब मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी हार गए, लुट गए, खत्म हो गए, ये सब कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक राजनीति के डिस्कोर्स में अब बीजेपी बनाम कांग्रेस या बीजेपी बनाम विपक्षी पार्टी का एक नया नैरेटिव खड़ा होगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। और बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी कि क्या मोदी जी के हौसले कैसे रहते हैं, भाजपा के अंदर क्या होता है, कर्नाटक कांग्रेस में क्या होता है। लेकिन ये रिजल्ट मोटा मोटी आउट था पहले से, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत आश्चर्यजनक चीज हो गया है, ऐसा नहीं था। हमको तो कभी कभी लगता था कि कहीं 150 कांग्रेस न चला जाए। आज विपक्ष में अगर भारतीय जनता पार्टी रहती है, अगर कर्नाटक में, तो 150 सीटें आती।
तो अब ये तो मैं पहली बार में इतना लंबा बोल के मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जी जी, नहीं ठीक है, एक एनालिसिस आपने किया यहाँ पर और कहा कि नया नैरेटिव अब यहाँ से सेट करेगा 2024 की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए इस पर और बातचीत हम जारी रखते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं। हमारे दो संवाददाता सुबह से काफी मेहनत कर रहे हैं अलग अलग पार्टी मुख्यालयों पर। तो चलो पहले कांग्रेस का ही मुख्यालय देख ले। तो वहां पर आलोक है क्या? आलोक, जश्न की तस्वीरें आपने दिखाई थी कुछ देर पहले, अब शायद ये तो माहौल शाम तक ही ऐसा रहेगा। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस दफ्तर में सुबह से ही कार्यकर्ता हैं और एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो जीत का जबरदस्त उत्साह है और मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी आपको मिलवाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं जो पार्टी के कुछ सपोर्टर्स हैं, एक 7वीं क्लास की बच्ची है, ये बोर्ड लेके आई हुई है। हाँ बेटा बताओ कि आप कहते हो मैं पॉलिटिकल डिबेट करती हूँ, कांग्रेस की जो कर्नाटक में जीत हुई है उसके क्या मायने हैं बताओ। देखिए, कांग्रेस की जीत के बहुत एक ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं और ये तो मेरे को तो लगता है कि अभी कर्नाटक का तो शायद ट्रेलर है। तो जादूगर का अभी राजस्थान को देखने में मिल रहा है, राजस्थान में देखने को हमारे को जल्दी मिलेगा। राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं, अभी आगे देखा जाएगा, बहुत सियासी मामले हैं। और हाँ, मध्य प्रदेश अभी तो 2024 का डंका बजने दीजिए आप। 2024 में देखते हैं क्या होता है। कर्नाटका में अलग धर्म के मामले, बहुत सारे मामले आए, लेकिन अभी आगे जो मामले आने वाले हैं वो देखने लायक होंगे। दिलचस्प। तो बाहुबली भी यहाँ पर है, बाहुबली की एंट्री हो गई है। तो बताइए कि राहुल गांधी को अपने बाहुबली के तौर पर दिखाया है। राहुल गांधी को मैंने बाहुबली के तौर पे इसलिए दिखाया है क्योंकि भारतवर्ष के बाहुबली हैं राहुल गांधी। नफरती भी फिजाओं में है प्यार की आंधी, भारत जोड़ो यात्रा से भारत जुड़ रहा है, राहे नफरत छोड़ प्रेम की राह चुन रहा है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का पैगाम दिया, भारतवर्ष के बाहुबली ने प्रेम सिखा दिया। तो देखिए जो कह रहे हैं नफरत का बाजार खत्म हो गया है, मोहब्बत की दुकान शुरू हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आप बताओ कांग्रेस सुबह से आप जमे हुए क्या कह रहे हो इस जीत को लेकर? हम इस जीत को लेकर कह रहे हैं, सुबह से क्या हम कई दिनों से खुशी मना रहे हैं क्योंकि हमें पता थी नफरत की बाजार में प्यार की दुकान खुलने जा रही। प्यार की दुकान नहीं, प्यार का शोरूम खुलने जा रहा है और पूरे भारत में खुलने जा रहा है और ये खुल चुका है। और ये मैं कहना चाहूंगा तमाम पूरे भारत देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत हुई है जिससे कि राहुल गांधी जी ने आज ये पद यात्रा जो करी थी पूरे देश को जोड़ा। इसी तरह आज पूरे कर्नाटक के तमाम कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई दी और प्रियंका जी को बहुत बहुत बधाई दी। तो आपने जिस तरह सुना राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता है मोहब्बत का शोरूम खोलने जा रहे हैं। तो ये जो शोरूम तक और पूरे 2024 तक जो जोश है, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को ये जीत उसी तरह। तो अब जो राहुल गांधी जो लाइन बोल के गए हैं वो कार्यकर्ताओं ने भी पकड़ ली है मोहब्बत वाली, तो लगे हाथ तो राहुल गांधी की भी बात सुना देते हैं। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। चलिए, तो मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं कर्नाटक में, ये राहुल गांधी कहते हुए, और यही अब उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी लाइन हो गई है। तो ये तो हुई कांग्रेस की बात। बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे क्या हाल है वो भी देख लेते हैं। दीपाली नंदा वहां पर मौजूद है। तो दीपाली, जब लास्ट टाइम हम आए थे तो आप थी और कुछ कैमरे थे। डेफिनेटली अब सब लोग समीक्षा के लिए चले गए होंगे, लेकिन कोई हलचल यहां पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जहां जोशो जुनून है, वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की बात करें तो यहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, माहौल बिल्कुल ठंडा है। आप पीछे देख रहे होंगे, ये जो स्क्रीन है थोड़ी देर पहले तक चल रही थी इलेक्शन कवरेज के लिए, इस तरह की अलग अलग स्क्रीन बीजेपी मुख्यालय पर लगाई गई थी, लेकिन अब इन स्क्रीन को भी यहाँ पर बंद किया जा चुका है और जितना भी मीडिया सेटअप यहाँ पर किया गया था वो भी यहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये तस्वीर खुद ब खुद बयां करती है
कि कितनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में हुई है। ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई नेता है, ना कोई प्रवक्ता है, और सुबह से ही माहौल कुछ इसी तरह से ठंडा ही दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे रुझानों में तस्वीर और भी साफ होती हुई दिखाई दी, कांग्रेस के पक्ष में जीत जाती हुई दिखाई दी, तो जो यहाँ पर 2-4 प्रवक्ता मौजूद थे वो भी यहाँ से नदारद हो गए। हालांकि समीक्षा की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार को स्वीकार कर लिया है, किन कारणों की वजह से हार ली इस पर जो पार्टी का नेतृत्व है वो विचार विमर्श करेगा। और जहां तक लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेट करने की बात है तो बीजेपी नेताओं का ये कहना है चूंकि विधानसभा चुनाव रहा, लोकल मुद्दों के आधार पर इस चुनाव को लड़ा गया, जिस तरह की हार बीजेपी की हुई है उसकी उम्मीद शायद पार्टी को नहीं थी, लेकिन अब फैसला जो है हक में जाता हुआ, कांग्रेस के हक में जाता हुआ दिखाई दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल अब लाइट्स भी बंद की जा रही है। जो मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद थे, चैनल्स के लोग मौजूद थे, वो भी अब यहाँ से अपना सेटअप हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी निराशाजनक माहौल इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, तो ये बीजेपी मुख्यालय की दिल्ली की तस्वीरें, लेकिन बेंगलुरु में बसवराज बोम्मई अपनी हार को स्वीकार करते हुए क्या बोले वो आपको सुनवा देते हैं। Once all the results come, because they're all trends are there now. Once the results come, we will do the detailed analysis, and as a political party and as a national political party, we will not only analyze and we will see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We will look into that and improve upon it, and we will take this result in our stride. And we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. तो वही बात बोम्मई साहब भी कह रहे हैं कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी से फिर से लौटकर आएंगे। खैर नीरज जी, जो बात अभी सतीश जी भी बोल रहे थे वो मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, वो ये कि क्या जब आप किसी राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो नेशनल लीडर्स की अपनी एक बात है कि मोदी जी चले जाए, राहुल गई, प्रियंका गई, रैली वगैरह करते हैं, स्टार प्रचारक होते हैं, लेकिन जो जनता होती है वो इनसे ज्यादा कनेक्ट करती है, या फिर जो लोकल लीडरशिप होती है जो डे टू डे में उनकी बात करती है, पूरे 5 साल उनके मुद्दे सुनती है, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, उसका प्रभाव ज्यादा छूटता है? विपिन, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे उत्तराखंड में कौन सी बहुत लोकल लीडरशिप थी, मोदी जी के चेहरे पर जीत गए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लेकिन हार गए। उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी जी नहीं थे ना, जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, स्वामी प्रसाद कह रहा हूँ, जो दूसरे मौर्य जी थे, तो बहुत ही मतलब एवरेज नेता थे, लेकिन जीत गए वहाँ पे। ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोकल लीडरशिप एक स्ट्रक्चर के तौर पे वहाँ होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी पे लोग मतदान करते हैं। कर्नाटक स्पेसिफिक केस इसलिए कि वहाँ पे बीजेपी का संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत लंबे समय से वहाँ पे इंडिपेंडेंट सरकार वो चला चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बिखराव था, जिस तरीके से पोलराइजेशन था, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। एक दूसरी चीज़ यह है कि अगर लोकल नाराज़गी हो गई आपकी सरकार से और उसके बाद बीच में फिर बहुत सारे ऐसे पेज फंस गए कि आपके बहुत सारे नेता जा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आप खड़े कर रहे हैं, तो फिर आपको नुकसान होता। और मैं सतीश जी की इस बात से सहमत हूँ कि ये जो 64 सीटें मिल रही हैं ये मोदी जी की वजह से मिल रही हैं। अगर वो धुआंधार प्रचार आखिरी 4-5 दिन में ना करते तो हो सकता है 30 से 40 मिलती इनको। तो ये बातें बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ में। अब इसमें बाद में हम लोग एनालिसिस लंबा डिटेल करेंगे कि वोट परसेंटेज तो उतना ही है, सीटें कम नहीं हुई इनकी, बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो इसको समझना पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को कोर्स करेक्शन ये करना पड़ेगा कि अगर कहीं पे बाईपोलर चुनाव हो गया, जैसे आगे होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, तो वहां आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी है, क्योंकि अगर 1-on-1 चुनाव हो रहा है तो एक बड़ा वोट चंक अगर शिफ्ट हो गया, उधर पोलराइजेशन हो गया, तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी, जो कि कर्नाटक में हुई है। एकदम कोई मतलब दिमाग ही नहीं लगाना, ओपन एंड शट से 5% वहां से निकला, 5% यहाँ पे जुड़ा और आपकी सीटें आधी हो गई हैं। तो इसमें जैसे विकास के मुद्दे, मोदी जी तो वहां जाके एयरपोर्ट की बातें कर रहे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं मुद्दों से तो वोट हुआ ही नहीं, वोट सिर्फ पोलराइजेशन का था, और जो ज्यादा बढ़िया कर ले गए। हाँ, बजरंग बली इनके खिलाफ चले गए, वो उधर चले गए, मतलब इनको मिलना था लेकिन वो उस साइड में आशीर्वाद दूसरी जगह, आशीर्वाद दूसरी तरफ चला गया। जी सतीश जी, तो एक चीज है कि अब क्योंकि एनालिसिस कर ही रहे हैं नतीजों का, तो बात तो करनी होगी कि जो जेडीएस किंग मेकर थी कर्नाटक के अंदर, खुद का पत्ता तो साफ हो गया,
लेकिन वो अभी भी किंग मेकर की भूमिका में ही है। अगर उसकी ये हालत ना हुई होती तो जिस वोट डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका सीधा सीधा उठ के कांग्रेस को गया, अब वोट परसेंटेज में तो बीजेपी अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन जिस गेन के लिए वो गई थी दक्षिण कर्नाटक के अंदर, वो गेन मिला नहीं। और जैसा नीरज जी भी कह रहे हैं कि बजरंगबली की बात तो आई पर शायद वो उल्टी चली गई। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ जी सतीश जी आपसे। अच्छा, आप जेडीएस का सवाल पूछ रहे हैं, तो ये है कि बजरंगबली ने सबसे ज्यादा नुकसान जो है बजरंग दल पर जो संभावित जो बैन की बात की थी, हालांकि लगा कि ये तो बीजेपी को मुद्दा दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा वो जो नाश किया उसने जेडीएस का कर दिया। उस जेडीएस के इलाके में आप समझिए 17 सीटें घट गई, आप समझिए एक तरह से। तो जो जेडीएस एक किंग मेकर, एक थर्ड फोर्स या कोई एक हंग असेंबली के चक्कर में देखती, कुछ अपना चांसेस देखती, वो बर्बाद हो गया। आज सुबह सुबह तक न्यूज चैनलों पे सुनना कि चल रहा था कि बीजेपी और जेडीएस में मीटिंग होने वाली है। ये सुनने में आ रहा था कि जो जेडीएस कह रही है कि उसका मुख्यमंत्री हो, तो ये सारा ध्वस्त हो गया। मैंने शुरू से ही कहा और आप भी दोहरा रहा हूं कि कर्नाटक का इलेक्शन जो था बाइपोलर था। और मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से कर्नाटक में दलित वोटों का, अभी मुझे नहीं पता कि क्या आया है, लेकिन दलित वोटों का और मुस्लिम वोटों का ये एकदम समझिए कंसंट्रेशन, पोलराइजेशन कांग्रेस के पक्ष में हो गया होगा, ऐसा लगता है। वो पूरा बदल दी। देखिए ओबीसी का उनके पास भी वोट था पूरा, और ये भी ओबीसी में थोड़ा बीजेपी भी घुसी है। लिंगायत हमको लगता है आधा आधा हो गए। भोका लिगा जो जेडीएस को भी मिलता है वो उसके डीके शिवा कुमार हो गए। तो कौन ऐसी चीज थी जो फैक्टर था जो किसी और दल के पास था, जो कांग्रेस के पास नहीं था? कांग्रेस के पास इस बार सब कुछ था। मैंने 11 फैक्टर्स कहीं बोला था कि 11 फैक्टर्स है जो कांग्रेस के पक्ष में है, और वो हमको लग रहा है कि वो लगभग सब इनके पक्ष में चला गया। अगर मोदी जी ने 26 किलोमीटर का बेंगलोर में रोड शो करके कुछ बदलने की कोशिश की, सूरत करने की कोशिश की जो गुजरात में है, उसका भी जवाब कांग्रेसियों ने दिया। वो कैसे दिया? वो ऐसे दिया कि ये कोई बस में चढ़ गया, कोई समोसे खा लिए, कोई कॉफी हाउस चला गया, और इन लोगों ने भी जम के रोड शो किए, खासतौर से प्रियंका गांधी ने। तो जवाब हर चीज का इन लोगों ने तैयार इस बार किया था। इसलिए मैंने कहा कि पहली बार लगता है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। ठीक है सतीश जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, सॉरी, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास अगले सेगमेंट में टाइम नहीं बचेगा। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, आते हैं तुरंत और बात को कंटिन्यू करें।